जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहार एग्रीकल्चर एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां अपन लगातार सीयूटी और बीसीसी एग्जाम पर आधारित एमसीक्यू सेशन कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में भी हम कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अपने सॉफ्ट कॉर्न या फ्लोर कॉर्न के वैज्ञानिक नाम वाले विकल्प का चयन करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है जियामेज इंडेंटाटा, सेकंड है जियामेज इवर्टा, और थर्ड है जियामेज सेकेराटा, और फोर्थ है जियामेज एमाइलेसिया। तो बात करें अगर अपन फर्स्ट ऑप्शन की, तो ये किसका साइंटिफिक नेम होता है? ये होता है आपके डेंट कॉर्न का। किसका? और बात करें जियामेज इवर्टा, तो ये होता है आपके पॉपकॉर्न का साइंटिफिक नेम। और जियामेज सेकेराटा किसका होता है? आपकी जो मीठी मक्का होती है यानी स्वीट मेज होता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? जियामेज सेकेराटा। और जियामेज एमाइलेसिया आपके सॉफ्ट कॉर्न या फ्लोर कॉर्न का वैज्ञानिक नाम होता है। तो आपके फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि जो रबी मक्का होती है, कौन सी मक्का? रबी मक्का का देश में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है आपके? वो होता है बिहार के अंदर। ठीक है, तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अभी के लिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है धान के पुष्प क्रम को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्पाइक, सेकंड है टेसल, थर्ड है सिल्क, और फोर्थ है ओपन पेनिकल। तो बात करें अगर अपन स्पाइक की, तो ये होता है आपकी गेहूं, इसके अलावा जौ का पुष्प क्रम। और बात करें अपन टेसल की, तो टेसल किसका होता है? आपके मक्का का नर पुष्प क्रम, मक्का का नर पुष्प क्रम। और बात करें अगर सिल्क की, तो ये होता है आपके मक्का का मादा पुष्प क्रम। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन बच जाएगा ओपन पेनिकल, जो कि आपके धान का पुष्पक्रम होता है। इसके अलावा होता है एक सिलेंड्रिकल स्पाइक, जो कि किसका पुष्पक्रम होता है? आपके बाजरे का। तो ये भी आप याद रखेंगे, सिलेंड्रिकल स्पाइक बाजरे का पुष्पक्रम होता है। ठीक है, तो चलते हैं अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने कपास में डीलिंटिंग क्रिया में H2SO4 रेशियो बीज के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन है अपने 10:1, और सेकंड है अपने 1:10, थर्ड है 1:100, और फोर्थ है 50:1। तो जो होता है आपके डिलेंटिंग क्रिया होती है, यानी जो बीज में बुआई करते हैं अपन, कपास के बीजों की बुआई करते हैं, उससे पहले डिलेंटिंग क्रिया की जाती है, ताकि जो बीज पे अनावश्यक रेशे है उनको हटा सके। तो इसके लिए जो आपके जो H2SO4 और बीज का जो रेशियो रखा जाता है, वो कितना रखा जाता है? 1:10। तो आपके यहाँ पे कौन सा ऑप्शन? आपके सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए फर्स्ट में दे रखा है जैसे 10:1। तो आप ये भी ध्यान रखिए, एग्जाम में बिल्कुल ध्यान से आपको क्वेश्चन करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर ही अपने को उत्तर देना है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ओस को मापने का यंत्र होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ड्रोसोमीटर, सेकंड है टेंड्रोमीटर, थर्ड है एरिलोमीटर, फोर्थ है बेरोमीटर। तो बात करेंगे अपन ड्रोसोमीटर की, तो यही आपके ओस को मापने का यंत्र होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। टेंड्रोमीटर क्या होता है? अपनी जो मटर के परिपक्वता नापने का यंत्र होता है। और बात करें एरिलोमीटर की, तो कपास में रेशे की परिपक्वता। और एक होता है आपकी माइक्रोनायर, जो कि कपास में रेशे की महीनता को नापता है। और इसके अलावा होता है एक आपके फाइब्रोग्राफ, जो कि कपास में रेशे की लंबाई को नापता है। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके लिए इंपोर्टेंट है, इन्हें आप याद रखेंगे। और बैरोमीटर क्या करता है? आपके वायु दाब को नापता है। ठीक है, चलते हैं अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन। अगला क्वेश्चन है अपने मिलान कीजिए, यानी अपने को मैचअप वाला क्वेश्चन है ये अपने। और अपने को यहाँ पे विशिष्ट क्रियाएं दे रखी है एक साइड, और एक साइड क्रॉप्स दे रखी है, तो इनसे अपने को मिलान करना है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने डीसकरिंग। तो डीसकरिंग किसमें की जाती है? मेनली अपने जो तंबाकू हो गया, तंबाकू में की जाती है। इसके अलावा आपके जो केला हो गया, उसमें की जाती है। तो यहाँ पे तंबाकू और केला, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपके है। तो डीसकरिंग मेन होता क्या है? जो अपने जो अनावश्यक शाखाएं होती है उन्हें हटाने की क्रिया को अपन डीसकरिंग कहते हैं। ठीक है, तो अपने जो ए के अंदर थर्ड है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें रेटिंग, रेटिंग क्या होती है? जो आपके जूट हो गया, सनई हो गया, तो इनके जो डंठल होते हैं, इनको जो जल के अंदर जो सड़ाने की क्रिया होती है, उसे अपन रेटिंग कहते हैं। तो अपने जो बी है, बी के अंदर अपने फोर्थ हो जाएगा। और इसके अलावा बात करें निपिंग, तो निपिंग क्या होती है? जो चना होता है, चने के अंदर जो ऊपर की शाखाएं होती है, उनको जो काटने की क्रिया या हटाने की क्रिया, जिसके लिए अपन या तो पशुओं को चरा देते हैं खेत के अंदर, या फिर अपन टीआईबी रसायन का उपयोग करते हैं, तो उसे अपन निपिंग कहते हैं। ठीक है, तो निपिंग अपने सी के अंदर कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ। ठीक है,
और ब्लांचिंग क्या होती है, जो अपने फूल गोभी होती है उसका जो कर्ड होता है वो सूर्य की धूप के कारण क्या है पीला पड़ जाता है। तो इससे बचाने के लिए अपन या तो पत्तियों को, या तो उनके अंदर खुद में सेल्फ ब्लांचिंग की हैबिट पाई जाती है, या फिर अपन उसको पत्तियों से ढक देते हैं, इसे अपन ब्लांचिंग कहते हैं। तो अपने ब्लांचिंग किसमें की जाती है, फूल गोभी के अंदर, यानी डी के अंदर फर्स्ट। और हलिंग और मिलिंग क्या होता है, जो अपने धान जो अपन खेत से कटाई करते हैं तो वो डायरेक्ट तो अपन कंज्यूम कर नहीं सकते ह्यूमन, तो जो आपके हलिंग हो गई फिर मिलिंग की जाती है ताकि अपने जो ह्यूमन कंज्यूम के योग्य धान को बनाया जा सके। ठीक है, तो अपने ई के अंदर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो अपने को ऐसा ऑप्शन ढूंढना है, अपने को थर्ड फोर्थ फिफ्थ फर्स्ट और सेकंड, यानी आपने जो ये थर्ड वाला ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलते अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने सुअरी का गर्भकाल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 114 दिन, सेकंड है 214 दिन, थर्ड है 87 दिन और फोर्थ है 365 दिन। तो यहाँ पे अपन पशु का एक बार गर्भकाल देख लेते हैं सबका ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं ऊँटनी का। ऊँटनी का कितना होता है आपके, लगभग 390 दिन। फिर देखते हैं भैंस का, तो भैंस का होता है 310 दिन। फिर अगर अपन बात करें गाय का, तो गाय का होता है लगभग 280 दिन। इसके अलावा अगर अपन भेड़ बकरी की अगर बात करें तो दोनों का औसतन होता है 150 दिन। औसतन बात करें अपन यहाँ पे 150 दिन। और सुअरी की अगर बात करें, सुअरी का कितना होता है 115 दिन। ठीक है, तो आपके जो गर्भकाल हो गया, इसके अलावा जो पशुओं के अंदर टेम्परेचर होता है, इसके अलावा जो अपने निषेचन की क्रिया होती है पशुओं के अंदर या ब्याने की क्रिया होती है, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। अपने को यहाँ सुअरी का पूछा है तो सुअरी का लगभग होता है 115, यानी आपने यहाँ फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा 114 दिन। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति वाला भाग है, यानी ये जो पशुओं के अंदर पेट होता है, पेट के भागों के बारे में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है रूमेन, सेकंड है रेटिकुलम और थर्ड है ओमेजम और फोर्थ है एबोमोजम। तो बात करेंगे अपन रूमेन की, तो है जो अपने पशुओं का पेट होता है, आमाशय होता है, उसका सबसे बड़ा भाग होता है। और रेटिकुलम आपकी मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है, यानी आपके सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। इसके अलावा ओमेजम और एबोमोजम, जो ओमेजम होता है जो आपके आवासीय पशु होते हैं, यानी आवासीय रुमंती जो पशु होते हैं उनके अंदर ओमेजम नहीं पाया जाता, यानी ऊंट और लामा के अंदर ओमेजम नहीं पाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। और एबोमोजम को अपन सत्ते पेट कहते हैं, सत्ते पेट। जो अपने जो रुमंती होते हैं, अरुमंथी जो पशु होते हैं उनके अंदर सिर्फ एबोमोजम ही पाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अभी के लिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विश्व वानिकी या वन्य दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 22 अप्रैल, सेकंड है 28 फरवरी और थर्ड है 21 मार्च और फोर्थ है 16 अक्टूबर। तो बात करें अगर अपन 22 अप्रैल की, तो कब क्या मनाया जाता है इस दिन, विश्व पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। और 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस, सॉरी विज्ञान दिवस। और बात करें अगर अपन 21 मार्च की, तो 21 मार्च को अपने विश्व वन दिवस या वानिकी दिवस मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस। और 16 सितंबर की अगर अपन बात करें तो विश्व ओजोन दिवस। इसके अलावा अगर अपन बात करें 16 जुलाई की, तो आईसीआर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप इन्हें भी सबको याद रखेंगे। अभी के लिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने दीप्तकालिता यानी फोटो पीरियोडिज्म जो होती है उसका संबंध पौधों में पुष्पन क्रिया से होने से है। दीप्तकालिता की खोज किसने की, तो यहाँ पे दीप्तकालिता की खोज के बारे में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है नल, सेकंड है विनकर, थर्ड है किडवे वेस्ट और फोर्थ है गार्नर व एलार्डे। तो अपन यहाँ पे फोटो पीरियोडिज्म की बात कर लेते हैं। जो अपने जो फ्लावरिंग होती है यानी पुष्पन क्रिया पर प्रकाश अवधि का प्रभाव जो होता है उसे अपन फोटो पीरियोडिज्म के नाम से जानते हैं, जिसकी खोज किसने की थी, आपके गार्नर व एलार्डे ने की थी। ठीक है, तो इसके आधार पर जो पौधे होते हैं उन्हें अपने इस भागों को बांटा गया, जैसे कि फर्स्ट अपन बात करें एसडीपी, सेकेंड एलडीपी और एक डीएनपी। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। इसके अलावा जो आपके होता है इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट जो कि गन्ना होता है एक, वो भी है आपके एक्स्ट्रा। तो शॉर्ट डे प्लांट तो होते हैं आपके जो खरीफ वाले जो पौधे होते हैं या खरीफ वाली फसलें होती है जो जिनके अंदर 12 घंटों से कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। लॉन्ग डे होते हैं आपके रबी की फसलें जो होती है ज्यादातर वो, जिनके अंदर 14 घंटों से अधिक प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। और बात करें डीएनपी की, तो इनके ऊपर प्रकाश अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि आपके सूरजमुखी हो गया, कपास हो गया, ये आपके डीएनपी फसलों का उदाहरण है। ठीक है, तो अगर बात करें अपने आईएसडीपी यानी अपने इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट होता है वो कौन होता है, गन्ना होता है, ये भी आप याद रखेंगे, जिसमें 12 से 14
घंटे की आवश्यकता होती है, ठीक है, पुष्पन क्रिया के लिए, प्रकाश अवधि की अगर अपन बात करें तो, ठीक है। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सही कथनों का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन है आंतरिक दहन इंजन में ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर होता है, और सेकंड है भाप इंजन आंतरिक दहन इंजन का प्रकार है, और थर्ड है अपने स्पार्क प्लग डीजल इंजन का घटक है, और फोर्थ है केरा विधि जुताई की विधि है। ये आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके 3-4 क्वेश्चन एक ही बार में आपके कवर हो रहे हैं, ये भी आप यहाँ एक बार ध्यान से देखेंगे। जो आंतरिक दहन इंजन है उसमें दे रखा है कि ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर होता है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आपके जो आंतरिक दहन इंजन होता है उनके अंदर ईंधन का दहन आपके सिलेंडर के अंदर ही होता है, तो आपके एक तो हो गया सही, कौन सा ए। और बात करें अपन भाप इंजन आंतरिक दहन इंजन का प्रकार है, तो ये आपके गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाप इंजन कैसा होता है, आपके जो बाह्य दहन इंजन होता है यानी एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है उसका प्रकार होता है, और स्पार्क प्लग डीजल इंजन का घटक है, ये भी आपके गलत ऑप्शन हो जाएगा। स्पार्क प्लग आपके पेट्रोल इंजन का घटक होता है, और केरा विधि जुताई की विधि है, ये भी आपके गलत हो जाएगा। केरा विधि काय की विधि, आपके बुआई की विधि है, ना कि जुताई की विधि है, तो आपके केवल अ सत्य है, तो यहाँ पे अपने फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, कथन अ ही सही है, ठीक है। तो चलते हैं अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपने यहाँ पे जो दो कथन दे रखे हैं इनके बारे में अपने को पूछा है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फर्स्ट कथन है अपने केम सापट के बारे में दे रखा है, ये घूर्णन गति को ऊर्ध्वाधर गति में बदलती है। और सेकंड एक कथन अपने है क्रैंक सापट, ये ऊर्ध्वाधर गति को घूर्णन गति में बदलती है। तो जो केम सापट होती है वो तो घूर्णन गति को ऊर्ध्वाधर गति में बदलती है, आपके फर्स्ट वाला जो कथन है ये राइट हो जाएगा बिल्कुल। और क्रैंक सापट ऊर्ध्वाधर गति को घूर्णन गति में बदलती है, ये भी आपके सही हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन थोड़ा हार्ड जरूर लग रहा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो सबको आते हैं, लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन जिसको आते हैं उसकी थोड़ी सिलेक्शन की संभावना या बात करें अपन रैंकिंग की संभावना बढ़ जाती है। तो अपन ये दोनों ही आप याद रखेंगे कि केम सेपर तो घूर्णन गति को ऊर्ध्वाधर गति के अंदर बदल देती है, और बात करें जो आपके क्रैंक सापट होती है वो ऊर्ध्वाधर गति को घूर्णन गति के अंदर बदल देती है। तो अपने दोनों ही कथन सत्य है, तो अपने कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन अपने राइट हो जाएगा, कथन 1 व कथन 2 दोनों ही सही है, ठीक है। चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बीमारी का सामान्य लक्षण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है नेक्रोसिस, सेकंड है लीफ कर्ल, और थर्ड है परफेक्ट फ्लावरिंग, और क्लोरोसिस फोर्थ ऑप्शन हो गया अपने। नेक्रोसिस क्या होता है, जो अपने उत्तकों का मृत्यु होती है उसे अपन नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। तो अपने जो ऐसी जो लक्षण है ये अपने दिखने को मिलते हैं रोगों के अंदर, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपके बिल्कुल गलत हो जाएगा। अपने को पूछा है कि सामान्य लक्षण नहीं है बीमारी का। और लीफ कर्ल आपको पता है पत्तियों का मुड़ जाना लीफ कर्ल कहलाता है, और क्लोरोसिस भी आपको पता है जो हरी महीनता हो जाती है उसे अपन क्लोरोसिस के नाम से जानते हैं, ये आपके इंग्लिश नेम है हरी महीनता का ही। और परफेक्ट फ्लावरिंग यानी फ्लोरिंग अच्छे से हो रही है, तो ये किसी बीमारी का लक्षण थोड़ी हो सकता है, तो आपके ये थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। तो चलते हैं अभी के लिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने सोयाबीन के चारकोल रोट के लिए जिम्मेदार रोगजनक है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लाज्मोफोरा विटिकोला, सेकंड है मैक्रोफोमिना फ्यूजोलिना, और थर्ड ऑप्शन है अपने राइजोक्टोनिया सोलेनी, और फोर्थ ऑप्शन है एस्परजिलस फ्लेविस। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने, ये आपको कहीं ना कहीं देखा हुआ ऑप्शन जरूर लग रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मोफोरा विटिकोला अंगूर के अंदर जो डाउनी मिल्ड्यू जो रोग होता है यानी जो मर्दुरोमिल आशिता होता है उसका रोगजनक होता है, जिसके जो फ्रांस के अंदर क्या इस रोग के कारण बहुत ही समस्या आ गई थी। इसके निवारण के लिए जो प्रोफेसर मिलार्ड है उन्होंने बोर्डो मिश्रण की खोज की थी, ये भी आपके कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और मैक्रोफोमिना फेजियोलिना आपके सही ऑप्शन हो जाएगा चारकोल रोट के लिए। और राइजोक्टोनिया सोलेनी जो होता है आपके आलू के अंदर ब्लैक स्कर्प होता है उसका रोगजनक होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। और एस्परजिलस फ्लेविस आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, कहाँ सुना होगा, मूंगफली के अंदर सुना होगा। ये मूंगफली के अंदर ये जो कवक होती है ये अफ्लाटोक्सिन नामक जहरीला रसायन उत्पन्न करती है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अभी के लिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कीटों का कौन सा गण अपूर्ण कायांतरण से गुजरता है। फर्स्ट ऑप्शन है कोलियोप्टेरा, सेकंड है डिप्टेरा, थर्ड है आर्थोपटेरा, और फोर्थ है लेपिडोपटेरा। तो यहाँ अपन अपूर्ण और पूर्ण कायांतरण की मेनली बात करते हैं पहले एक बार। अपूर्ण कायांतरण और पूर्ण कायांतरण। अपूर्ण कायांतरण होता है उसके अंदर कीटों की कौन कौन सी अवस्था पाई जाती है, अंडा, निम्फ और वयस्क। और इसके अंदर अगर अपन बात करें आपके कौन कौन से जो गण पाए जाते हैं, एक तो आपके हेमिप्टेरा, आर्थोपटेरा, आइसोपटेरा और थाइसेनोपटेरा गण कीटों के पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ड जरूर लग रहे होंगे आपको आज वाले क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सारे ही। और अगर अपन बात करें पूर्ण कायांतरण की तो इनके अंदर अंडा, लार्वा, प्यूपा
और वयस्क अवस्था है जीवन काल के अंदर इनके पाई जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपके कोलियोप्टेरा हो गए, लेपिडोप्टेरा हो गए। इन जो गणों के कीट होते हैं वो आपके पूर्ण कायांतरण का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर अपने को पूछा काय के लिए, अपूर्ण कायांतरण के लिए पूछा है, तो कोलियोप्टेरा फर्स्ट ऑप्शन है जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। डिप्टेरा भी आपके जो पूर्ण कायांतरण का एग्जाम्पल होता है, ये भी गलत हो जाएगा। आर्थोपटेरा आपके राइट ऑप्शन हो जाएगा। आर्थोपटेरा आपके अपूर्ण कायांतरण का उदाहरण होते हैं। ठीक है, यहाँ आपको दे भी रखा है हेमिप्टेरा, आर्थोपटेरा, आइसोपटेरा, इसके अलावा थाइसिनोपटेरा, ये आपके अपूर्ण कायांतरण का उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। ये आपको हार्ड जरूर लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। और अगला क्वेश्चन अपने सेपोनिन निम्न में से किसका सक्रिय घटक है? फर्स्ट ऑप्शन है सफेद मूसली, सेकंड है एलोवेरा, और थर्ड है सनाय, और फोर्थ है अफीम। तो बात करें अगर अपन सेपोनिन की, तो ये किस किस में पाया जाता है? ये आपके रिंज का हो गया एक, तो इसके अलावा हो गया टमाटर, इसके अलावा आपने सुना होगा एक महुआ, महुआ जो खली होती है उसके अंदर भी सेपोनिन पाया जाता है, ये भी आपने सुना होगा। तो रिंज का, आपके टमाटर और महुआ, इसके अलावा सफेद मूसली के अंदर भी आपके सेपोनिन पाया जाता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन अपने राइट हो जाएगा। क्लोरोफाइटम बोरबिलम के अंदर ये पाया जाता है। कौन सा रसायन? अपने सेपोनिन पाया जाता है। ठीक है, और ये लिलियेसी कुल का प्लांट है और इसकी जड़ें उपयोगी भाग के रूप में उपयोग की जाती है। और बात करें एलोवेरा की, यानी एलो बार्बाडेंस, ये भी लिलियेसी कुल का प्लांट है, जिसकी मांसल पत्तियों का अपन उपयोग करते हैं काय के लिए? सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए। और सनाई की बात करें अपन केसिया अंगस्टिफोलिया की, तो इसकी जो पत्तियां हो गई, इसके अलावा फलियों को अपन उपयोग करते हैं किसके लिए? रेचक के रूप में अपन इनको उपयोग करते हैं। ठीक है, और अफीम, पेपर, सोमनीफेरम, जिसके अंदर आप कौन से रसायन पाए जाते हैं? आपके मार्फिन हो गया, कार्डिन हो गया, ये पाए जाते हैं। और इसके जो कैप्सूल से जो सीड निकलता है, यानी लेटेक्स निकलता है, उसे अपन उपयोगी भाग के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके मेडिसिनल क्रॉप से क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने पूसा हिम ज्योति किस्म है। फर्स्ट ऑप्शन है टमाटर, सेकंड है फूल गोभी, और थर्ड है आलू, और फोर्थ है शिमला मिर्च। तो पहले तो अपन जो ज्योति वाली वैरायटी है उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो एक किस्म होती है आपकी ज्योति, जो कि आपके अनार की वैरायटी है। इसके अलावा एक होती है पूसा ज्योति, जो कि आपके काय की? पालक की वैरायटी है। इसके अलावा एक होती है आपकी आंध्रा ज्योति, जो कि काय की वैरायटी है? आपकी मिर्च की वैरायटी है। इसके अलावा अगर अपन बात करें अर्का ज्योति, जो कि तरबूज की वैरायटी है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर अपन बात करें टमाटर की, तो टमाटर की कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी अपन देखिए, एक तो होती है आपकी अर्का रक्षक, पंजाब छुआरा, एक होती है हिसार ललित होती है, और इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट वैरायटीज है टमाटर की, तो काफी वैरायटीज है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें फूल गोभी की, तो गोभी की एक तो हो गई आपके पूसा हिम ज्योति हो गई। इसके अलावा एक होती है आपके पूसा शरद हो गई, पूसा अरली कंवारी हो गई, ये आपके फूल गोभी की इंपॉर्टेंट वैरायटीज है। और आलू की वैरायटीज की अगर अपन बात करें, तो जिनके आगे कुफरी लग जाता है, मेनली वो सभी आलू की वैरायटीज होती है। और शिमला मिर्च की अगर अपन बात करें, तो एक होती है कैलिफोर्निया वंडर, जो आपके एक शिमला मिर्च की इंपॉर्टेंट वैरायटी है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें पूसा दीप्ति, भी आपके जो शिमला मिर्च की इंपॉर्टेंट वैरायटी है। और इसके अलावा एक और किस्म होती है इसकी शिमला मिर्च की, कौन सी होती है? आपकी स्वीट बनाना। कई बार आपको जैसे कंफ्यूज हो जाए स्वीट बनाना, तो आप बनाना की किस्म समझे, लेकिन ये बनाना की नहीं है, ये आपके शिमला मिर्च की किस्म है। ठीक है, तो ये आप इन सभी को याद रख सकते हैं। अभी के लिए चलते हैं अपन आगे। अगला क्वेश्चन अपने शिल्प अवस्था किस सब्जी के लिए एक परिपक्वता सूचकांक है? फर्स्ट ऑप्शन है मिर्च, सेकंड है खरबूजा, और थर्ड है तरबूज, और फोर्थ है बैंगन। तो शिल्प अवस्था ये जो होती है आपकी, किसका परिपक्वता सूचकांक माना जाता है? ये आपके खरबूजा का माना जाता है, जिसके अंदर जो पूर्ण शिल्प अवस्था होती है, उन्हें तो अपन जो निकट के बाजार होते हैं, जो स्थानीय बाजार होते हैं, उन पे अपन जो कौन सी पूर्ण शिल्प अवस्था होती है उस पर तुड़ाई करते हैं। लेकिन हाफ शिल्प अवस्था होती है जो दूरस्थ बाजारों के लिए, उनकी जो खरबूजे की तुड़ाई किस अवस्था पे करते हैं? हाफ शिल्प अवस्था पे करते हो। और एक जो किस्म होती है इसकी हरा मधु, कौन सी? हरा मधु, इसे अपन नेटिंग अवस्था पर तुड़ाई करते हैं। एक अपवाद है, याद रखेंगे आप, खरबूजा के अंदर हरा मधु किस्म को नेटिंग अवस्था पर तुड़ाई करते हैं। ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो अपने यहाँ पे ये सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अभी के लिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने द्वितीयक पोषक तत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है गंधक, सेकंड है फास्फोरस, थर्ड है बोरॉन, और फोर्थ है जिंक। तो यहाँ पे अपन एक बार बेसिक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं पोषक तत्वों का। तो अपने फर्स्ट होते हैं संरचनात्मक मुख्य पोषक तत्व। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वो कौन कौन से होते हैं आपके? CHO, संरचनात्मक मुख्य पोषक तत्व। इसके अलावा होते हैं आपके प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व, जो कि होते हैं कौन से? आपके NPK। ठीक है, और इसके अलावा अगर अपन बात करें द्वितीयक मुख्य पोषक तत्व, वो कौन कौन से होते हैं आपके? Ca, Mg और S। इसके अलावा होते हैं आपके एक सूक्ष्म पोषक तत्व, जो कि कौन कौन से होते हैं आपके? फेरस, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम,
और बोरोन और क्लोरीन, इसके अलावा आपके निकल। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। कई बार इनकी संख्या भी पूछी जाती है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व तो कितने होते हैं आपके 8। इसके अलावा अगर अपन बात करें जो द्वितीयक मुख्य पोषक तत्व है वो कितने हो गए आपके 3, और जो मुख्य प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व हो गए वो कितने हो गए आपके 3, और जो संरचनात्मक पोषक तत्व हो गए कितने 3। तो 3 3 6 3 3 9 9 और 8 कितने हो गए आपके 17 पोषक तत्व हो गए, या आपके 17 आवश्यक पोषक तत्व कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अपने को द्वितीयक पोषक तत्वों के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपके फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, गंधक यानी सल्फर आपके द्वितीयक पोषक तत्वों का उदाहरण है। ठीक है, तो चलते हैं अभी के लिए अपन अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले साथियों मैं आपको बता दूं, यदि आप एग्रीकल्चर और बायोलॉजी और साथ ही मैथ के स्टूडेंट है और आप तो चलते हैं अभी के लिए अपन अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप एग्रीकल्चर बायोलॉजी और मैथ के स्टूडेंट है और आप सीयूटी और बीसीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हैं आपकी जो एग्जाम के दिन बचे इनके अंदर आप सिस्टमेटिकली तैयारी कर पाए, तो रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर आपके जो सीयूटी और बीसीएससी के क्रैश कोर्स के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, और क्रैश कोर्स के नए बैच आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में रहने वाले, साथ ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्रैश कोर्स रहने वाले। और साथ ही अगर अपन बात करें कि क्रैश कोर्स से यदि आप जुड़ते हैं तो आपको फायदे क्या क्या मिलने वाले, तो यदि आप ऑफलाइन जुड़ते हैं तो आपको ऑफलाइन क्लासरूम मिलने वाले जो कि बिल्कुल मॉडर्न क्लासरूम रहने वाले। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते, अगर आप ऑनलाइन जुड़ते हैं तो आपको बिल्कुल लाइव बैच मिलेगा, जो यहाँ पढ़ाया जाएगा आपको वही आपके मोबाइल या लैपटॉप के अंदर आपको लाइव देखने को मिलेगा। इसी कारण इसके अलावा आपके कई बार मैंने पहले भी बताया कि स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि इतने से दिन है जिनके अंदर अपना कोर्स कंप्लीट होगा या नहीं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका कोर्स भी इन दिनों के भीतर कंप्लीट करवाया जाएगा। साथ ही यदि आप किसी कारण से आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो आपको जो क्लास होगी वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप बाद में देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी 4K पैनल PDF मिलेगी, जिससे आपके रिवीजन के अंदर आसानी होगी। और आपकी जो DPP और एक्सरसाइज शीट होती है, इनका उद्देश्य ये होता है कि आप जितना ज्यादा अभ्यास करते रहेंगे उतनी ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, तो उसके लिए आपको DPP और एक्सरसाइज शीट भी दी जाएगी। इसके अलावा डाउट क्लासेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर्स भी यहाँ इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, ऑनलाइन और जो ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट के लिए। जो ऑफलाइन स्टूडेंट है वो तो यहाँ सिंपली आकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो अपना डाउट संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पे भेज सकते हैं। आपको 24 से 48 घंटे के भीतर आपके डाउट का जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा आपके वीकली माइनर टेस्ट करवाए जाएंगे और मंथली मेजर टेस्ट। इसके अलावा आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, जिसके अंदर आपकी जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर आपके सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और कंप्लीट सिलेबस वाइज टेस्ट करवाए जाएंगे। और साथ ही आपके एग्जाम तक रेगुलर मोटिवेशनल सेमिनार भी यहाँ पे करवाए जाएंगे इंस्टीट्यूट के अंदर। और साथ ही यदि आप सीयूटी का क्रैश कोर्स परचेज करते हैं तो आपको बीसीएससी का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं संस्थान से तो आप संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके सिंपली आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने मृदा प्रदन के निम्न प्रकारों को प्रथम से अग्रिम चरणों के अंदर क्रमबद्ध करें। तो यहाँ पे अपने को शायद जल प्रदन के बारे में पूछा है। मृदा प्रदन में एक होता है आपके जल प्रदन, एक होता है वायु प्रदन। तो अपने को यहाँ पे जो अवस्थाएं देखने को मिल रही है इसके हिसाब से अपने को जल प्रदन के बारे में पूछा है। तो इनकी अवस्थाएं जो होती है वो कौन कौन सी होती है, आपके सिंपल सी ट्रिक है, आपने पहले कहीं पढ़ी भी होगी, नहीं पढ़ी हो तो आप अभी देख सकते हैं। बो पा री है यानी बोछार, परत, रिल और अवनालिका। तो अपने को इस हिसाब से अपने को ढूंढना है। जो फर्स्ट ऑप्शन है अपने गलीय अपर्दन, सेकंड है शीट अपर्दन, थर्ड है रील अपर्दन और फोर्थ है स्पूर अपर्दन। जो अपने स्पूर अपर्दन होता है इसे अपन बोछार अपर्दन या स्प्लेश इरोजन के नाम से जानते हैं। तो पहले तो हो जाएगी अपनी डी। अपने को कैसे पूछा है, अपने को प्रथम से अग्रिम यानी फर्स्ट अपने स्पूर हो जाएगी। इसके अलावा बाद में कौन सी होती है आपके यहाँ पे देख सकते हैं आप, परत यानी शीट इरोजन, तो हो जाएगा आपके बी। डी के बाद में बी। इसके बाद में कौन सी आती है आपके रील। ठीक है, तो रील यानी आपके जो सी हो जाएगा। इसके बाद में कौन सी, गली या अवनालिका, यानी आपके ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो आपके ऐसा ऑप्शन ढूंढना है अपने को जहाँ पे DBCA दे रखा हो। तो DBCA कहाँ दे रखा है, आपके सेकंड ऑप्शन के अंदर यहाँ पे दे रखा है DBCA। तो आपके ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। कई बार ऐसा ही पूछा जा सकता है कि कौन सी जो जल अपर्दन की अवस्था होती है जिसके अंदर किसान को दिखाई नहीं देता लेकिन मृदा उर्वरता का ह्रास होता रहता है, इसे अपन किसान की मृत्यु नाम से भी जानते हैं। तो वो होती है आपकी कौन सी, शीट अपर्दन। ठीक है, और प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है आपके, स्पूर अपर्दन या बोछार अपर्दन या स्प्लेश इरोजन के नाम से भी अपन जाने जाते हैं इसको। और अगर बात करें अपन जो गली इरोजन होता है, इसे अपन सामान्य जुताई क्रियाओं के द्वारा जो
मतलब नॉर्मल स्थिति पैदा नहीं कर सकते, यानी मृदा की नॉर्मल स्थिति वापस नहीं ला सकते। लेकिन जो रियल इरोजन होता है उसके अंदर अगर अपन जुताई कर दे, क्योंकि छोटी उंगली नुमा संरचनाएं बन जाती है जल के कारण, तो अगर सामान्य अपन जुताई कर देंगे तो वो स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। लेकिन गलीय अपर्दन के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो नालियों का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने योजना आयोग के अनुसार भारत में व्यापक कृषि जलवायु क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है 15, सेकंड है 35 और थर्ड है 120 और फोर्थ है 40। तो योजना आयोग के अनुसार तो कितने अपने भारत में जो कृषि जलवायु खंड है वो कितने हैं? लगभग 15 है। ठीक है, लेकिन अगर कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है आईसीआर के अनुसार कितने हैं, तो आईसीआर के अनुसार कितने? 127। ठीक है, कई बुक में आपको ये 131 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आप 127 याद रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।